नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मेरे YouTube चैनल स्टडी विद पंकज नाड़िया में आप सबका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा छठी विषय हिंदी में दूसरी इकाई के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका शीर्षक है अनूठे इंसान। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अनूठे इंसान अर्थात कुछ अलग इंसान जो कुछ अलग करते हैं और जिनके जीवन से हम प्रेरणा लेकर अपने जीवन को महान बना सकते हैं। सबसे पहले इस इकाई के बारे में बहुत ही संक्षिप्त में जो कुछ दिया हुआ है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो इस इकाई में हमें दो प्रसंग दिए हुए हैं। प्रथम प्रसंग फ्रांस के महान शासक नेपोलियन बोनापार्ट के बचपन पर आधारित है, जो हमें सत्य एवं प्रामाणिकता की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। जबकि दूसरे प्रसंग में केरल की देशभक्त लड़की कौमुदी के सच्चे दान का निरूपण है। तो अर्थात इस इकाई में, अनूठे इंसान इकाई में, हम दो प्रेरक प्रसंग सीखेंगे, जिसमें पहला है नेपोलियन बोनापार्ट, जो फ्रांस के एक महान शासक थे, उनके जीवन पर आधारित है और उनके जीवन की एक घटना है जिसमें से हम सत्य एवं प्रामाणिकता की राह पर चलने की प्रेरणा ले सकते हैं। और दूसरे प्रसंग में एक देशभक्त लड़की जो केरल की रहने वाली है, जिसका नाम है कौमुदी, उसके सच्चे दान की बारे में जानेंगे। सबसे पहले नेपोलियन के बारे में चर्चा करते हैं और जानते हैं। ऐसा था नेपोलियन। तो नेपोलियन कैसा था, उसके जीवन के बचपन की घटना का एक छोटा सा प्रसंग यहाँ दिया हुआ है, पढ़ते हैं। नेपोलियन जब छोटा लड़का था तभी से वह सत्यवादी था। प्रश्न पूछा जाता है, नेपोलियन कैसा था? तो नेपोलियन सत्यवादी था। एक दिन वह अपनी बहन इलाइजा के साथ आंख मिचौनी खेल रहा था। तो यहाँ पर भी हमें एक प्रश्न का उत्तर मिल सकता है, एक छोटा सा प्रश्न 1 मार्क्स के लिए, कि नेपोलियन की बहन का नाम क्या था? नेपोलियन की बहन का नाम इलाइजा था और वह आंख मिचौनी खेल रहे थे। आंख मिचौनी यानी कि लुका छुपी का खेल जो होता है, वह दोनों भाई बहन खेल रहे थे। इलाइजा छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। अचानक वह एक लड़की से जाकर टकरा गया। तो नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था और अचानक किसी एक लड़की से जाकर वह टकरा गया। लड़की जो थी वह अमरूद बेचने के लिए जा रही थी। तो नेपोलियन के टकराने के वजह से, उसके टक्कर की वजह से, उसकी टोकरी थी जो अमरूद से भरी हुई थी वह गिर पड़ी और कीचड़ होने के कारण उसके सारे अमरूद जो थे वो खराब हो गए। वह रोती हुई कहने लगी, अब माँ को क्या जवाब दूंगी? तो उस लड़की से जब नेपोलियन टकराया दौड़ते हुए, तो उसकी टोकरी गिर गई और उसके सारे अमरूद गिर कर खराब हो गए। तो वो लड़की रोने लगी कि अब मैं अपनी माँ को क्या जवाब दूंगी। इलाइजा कहने लगी, चलो भैया, हम यहाँ से भाग चले। तो जैसा ज़्यादातर होता है कई बार कि हम बच्चे जब होते हैं छोटे, और बड़े भी कई बार, कि गलती करते हैं और फिर वहाँ से भाग निकलते हैं। इल्ज़ाम दूसरों पर देखकर भाग निकलना ये ज़्यादातर हो गया है। लेकिन यहाँ पर नेपोलियन ऐसा कुछ नहीं करता है, लेकिन उसकी बहन कहती है कि चलो भैया, हम यहाँ से भाग चलते हैं। तो नेपोलियन कहता है कि नहीं बहन, हमारे कारण ही तो इसकी हानि हुई है। यह कहकर नेपोलियन ने अपने जेब में रखे 3 छोटे सिक्के उस लड़की को देकर कहा, बहन, मेरे पास ये 3 ही सिक्के हैं, तुम इन्हें ले लो। तो नेपोलियन वहाँ से भागता नहीं है, लेकिन वह कहता है कि बहन, मेरे पास ये 3 सिक्के हैं, तुम इन्हें ले लो। वो लड़की कहती है, अमरूद बेचने वाली, कि इन 3 सिक्कों से क्या होगा? मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। इन 3 सिक्कों से कुछ नहीं होगा, मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी, बहुत मार पड़ेगी मुझे। उस लड़की ने कहा, अच्छा तो तुम हमारे साथ घर चलो, हम तुम्हें अपनी माँ से और पैसे दिलवा देंगे। तो नेपोलियन उस लड़की से कहता है कि तो फिर एक काम करो, तुम हमारे साथ हमारे घर पर चलो, हम हमारी माँ से, हमारी मम्मी से तुम्हें और पैसे, जितना भी तुम्हारा नुकसान हुआ है उसके सारे पैसे दिलवा देंगे। तो यह चित्र भी दिया हुआ है, ये अमरूद गिरे हुए, लड़की रो रही है, नेपोलियन है जो 3 सिक्के दे रहा है, उसकी बहन इलाइजा का भी चित्र है। इस पर इलाइजा ने नेपोलियन से कहा, भैया, इसे घर ले चलोगे तो माँ नाराज होगी। तो इलाइजा कहती है नेपोलियन से कि भैया, तुम ये सब मत करो, यदि इसे तुम घर ले चलोगे तो माँ तुम पर नाराज होगी, गुस्सा होगी। लेकिन नेपोलियन कहाँ मानने वाला था। नेपोलियन नहीं माना। वह उस लड़की को अपने साथ घर ले गया। माँ को उसने सारी घटना की जानकारी बता दी और फिर कहा कि माँ, आप मुझे जो जेब खर्च देती है, यानी कि हर रोज़ या हर महीने जो मुझे खर्च करने के लिए पैसे देती है, उसमें से इस लड़की को पैसे दे दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूँ, मगर याद रखना, अब तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, माँ ने कहा। तो जब नेपोलियन सारी घटना सुनाता है अपनी माँ से और कहता है कि माँ, मेरी गलती की वजह से इसका नुकसान हुआ है, तो आप इसे पैसे दे दीजिए, और आप जो मुझे जेब खर्च के लिए पैसे देती है उसमें से मेरे पैसे काट लेना।
तो उसकी माँ कहती है कि भाई तुम्हारी सच्चाई देखकर तो मैं बहुत खुश हुई, मगर याद रखना कि अब 1 महीने तक तुम्हें जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। तो नेपोलियन कहता है कि ठीक है माँ, और हंसता है। माँ ने उस लड़की को 2 बड़े सिक्के दिए, वह खुशी खुशी लौट गई। उसका नुकसान का जो पैसा था वो 2 बड़े सिक्कों से भरपाई हो जाएगा, और वह खुश होकर चली गई। नेपोलियन को धक्का देने की सज़ा तो मिली। क्या सज़ा मिली? कि उसे 1 महीने तक जेब खर्च में से 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। तो उसे सज़ा तो मिली, परंतु सत्य के पथ पर चलने के कारण उसे यह सज़ा भुगतने में बड़ा अद्भुत आनंद आया। तो वास्तव में नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति थी। तो ये कौन कर सकता है? जो महान होते हैं वो कर सकते हैं, जो खुद सजा प्राप्त करके भी दूसरों का नुकसान भरपाई करने की ताकत रखते हैं। ऐसे लोग ही नेपोलियन बोनापार्ट, जो यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, ये नेपोलियन का चित्र है, उसका तस्वीर है। तो ऐसे लोग ही महान बन सकते हैं, जो अपने खुद के ऊपर आने वाली सजा को भुगतने के लिए भी तैयार रहते हैं, अपना नुकसान करके भी दूसरों के लिए कुछ करना जानते हैं। ऐसे लोग महान बन सकते हैं। तो नेपोलियन के जीवन से हम भी कुछ अच्छी प्रेरणा लेकर अपने जीवन में महान बन सकते हैं। अब दूसरी घटना है सच्चा दान। यहाँ हम चित्र देख सकते हैं, महात्मा गांधी जी बैठे हुए, और ये बहुत सारे गहने हैं। ये केरल का चित्र लग रहा है, जिस प्रकार का यहाँ पर इन औरतों ने पहनावा पहना हुआ है। तो केरल का चित्र है, और घटना की बात भी हमने आगे कर ली कि ये केरल की बात है। तो शायद ये लड़की कौमुदी हो सकती है। पढ़ते हैं। तो मालबार केरल, मालबार यानी कि केरल की बात है। वहाँ पर एक बड़गरा नाम के गांव की बात है। तो मालबार केरल की बात है। वहाँ बड़गरा नाम के एक गांव में सभा का आयोजन किया गया था। गांधी जी अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवरों की भीख मांग रहे थे, यानी कि जेवरों को दान करने की भीख मांग रहे थे। बहुत सी वस्तुएं भेंट में मिली। अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी उनको नीलाम करने लगे। तो उस समय आज़ादी की लड़ाई की बात थी, पैसों की ज़रूरत रहती थी, कई खर्चे होते थे। तो उसके लिए गांधी जी एक आह्वान करते हैं लोगों को कि भाई औरतों को, ज़्यादातर बहनों को, कि वो अपने जेवर, अपने गहने दान करें, और उसकी नीलामी करना यानी बोली लगाकर उसे बेचकर उसके जो पैसे आते थे उससे वो आंदोलन के लिए खर्च करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने ये सब कुछ सभा का आयोजन किया था। तो उनका भाषण समाप्त करके गांधी जी जो सामान, जो जेवर मिले थे, उसे नीलाम कर रहे थे। नीलाम करना यानी कि बोली लगाकर बेचना। उसी समय कौमुदी नाम की 16 वर्ष की, याद रखिएगा ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि कौमुदी कितने साल की थी। तो कौमुदी 16 वर्ष की थी। तो उसी समय कौमुदी नाम की 16 वर्ष की एक कन्या धीरे से मंच पर चढ़ गई, यानी कि स्टेज पर आ गई। उसने एक हाथ की सोने की चूड़ी उतारी और उसे गांधी जी को देते हुए बोली, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? तो उसने अपने एक हाथ से सोने की चूड़ी, कंगन उतार दिया और उसे गांधी जी को देते हुए कहा कि क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर, हस्ताक्षर का मतलब यहाँ पर सिग्नेचर, साइन, सही, या फिर इंग्लिश में हम कहते हैं ऑटोग्राफ। तो क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उसने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार दी। तो गांधी जी उसे हस्ताक्षर करके दे रहे थे कि उसने अपने दूसरे हाथ की सोने की चूड़ी भी उतार कर दे दी। यह देखकर गांधी जी ने कहा, अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियां देने की जरूरत नहीं है, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। तो गांधी जी ने कहा कि अरे बेटा, इतनी पागल क्यों हो रही हो? केवल एक चूड़ी देकर भी मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे देता, दोनों चूड़ियां देने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, एक ही चूड़ी में मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। इसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का स्वर्ण हार, यानी कि सोने का हार जो गले में पहनते, उसे उतार लिया। गांधी जी ने पूछा, तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? तो गांधी जी ने फिर पूछा कि बेटा, तुम ये सोने की चीज़ें दे रही हो, अपनी दोनों चूड़ियाँ दे दी और अब ये सोने का गले का हार भी दे रही हो, क्या तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ली है? उन्होंने तुम्हें बताया ये सब देने के लिए कहा है? बिना कोई उत्तर दिए उसने कानों से रत्न जड़ित बूंदे भी निकाल लिए। तो उस लड़की ने कोई उत्तर नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अपने कान के अंदर जो रत्न जड़ित बूंदे, जो कान में पहनने के लिए आता है गहना, उसे भी निकाल दिया और गांधी जी को दे दिया। गांधी जी ने पूछा, तुमने इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? तो गांधी जी ने फिर से पूछा कि बेटा, तुम ये सब कीमती गहने, सोने के गहने, रत्न जड़ित बूंदे, ये सब कुछ मुझे दे रही हो, क्या तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ली है? उन्होंने तुम्हें ये देने के लिए कहा है या ऐसे ही अपने आप दे रही हो?
तो लेकिन कौमुदी कुछ नहीं बोली। कौमुदी कुछ उत्तर देती इससे पहले ही किसी ने कहा कि इसके पिता तो यही है, मानपत्रों की नीलामी में वही तो बोली लगवाकर आपकी मदद कर रहे हैं। तो इसके पिता, इस लड़की कौमुदी के पिताजी आपके साथ ही है और वही तो मानपत्रों की नीलामी में बोली लगा रहे हैं। मानपत्र होते थे जो सम्मान के लिए दिए जाते थे, उनकी नीलामी करवा रहे हैं। उस नीलामी की बोली लगवाने में जो आपकी मदद कर रहे हैं वही तो कौमुदी के पिताजी है। तो फिर परमिशन या आज्ञा लेने की तो कोई बात ही नहीं है, उन्हें पता ही है। अब गांधी जी ने कौमुदी से कहा कि तुम्हें यह तो मालूम होगा ही कि यह गहने दे देने के बाद तुम फिर नए गहने नहीं बनवा सकोगी। तो गांधी जी ने कहा कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम आवेश में आकर तो ये नहीं दे रही हो, ये तुम दे दोगी, बाद में तुम्हारे पिताजी या माताजी तुम्हारे लिए ऐसे गहने, ऐसे कीमती गहने फिर से नहीं बनवा सकेंगे। तो कौमुदी ने यह शर्त दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर ली। उसने कहा, कौमुदी ने, कि हाँ मुझे पता है कि मैं दूसरी बार ऐसे गहने नहीं बनवा सकूंगी। गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिख दिया। तो गांधी जी ने अपने हस्ताक्षर किए और नीचे एक वाक्य भी लिख दिया कि तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। अर्थात कि ये जो आभूषण है, कीमती सोने, जवेरात, रत्न जड़ित बूंदी, ये सब तो आभूषण है ही, ये बहुत कीमती है, लेकिन इन सब आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग, ये तुम्हारा बलिदान, देश के लिए तुम अपनी कीमती से कीमती चीज़ भी देना चाहती हो, यह तुम्हारा त्याग ही तुम्हारा सच्चा आभूषण है। सच है, देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं होता। और अंत में लिखा गया है कि देश प्रेम ही सब कुछ है और सही मायने में हमारे लिए सबसे पहले और सबसे अंत में हमारे जीवन भर में यदि कुछ रहता है तो वो होता है हमारा देश और हमारा राष्ट्र। हमें देश प्रेम से बढ़कर और कुछ सोचना नहीं चाहिए और यही बात कौमुदी के जीवन से, उसके त्याग से हमें सीखने को मिलती है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने दो प्रेरक प्रसंग पढ़े, नेपोलियन बोनापार्ट का और कौमुदी का। दोनों में से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आगे हम शब्दार्थ की चर्चा करते हैं। सत्यवादी यानी हमेशा जो सत्य बोलता है वह। अद्भुत अर्थात अनोखा। आँख मिचौनी यानी लुका छुपी का खेल। अमरूद, ये जो हम जामफल गुजराती में कहते हैं, उसका हिंदी शब्द है। पथ यानी रास्ता। दृढ़ यानी मजबूत। निर्माता यानी बनाने वाला। हस्ताक्षर यानी दस्तखत, गुजराती में सही कहते हैं, सिग्नेचर इंग्लिश में, या ऑटोग्राफ भी कहते हैं। और घटना यानी प्रसंग। उपस्थित यानी हाजिर, वहाँ जो हाजिर है, वहाँ आए हुए हैं वह। मानपत्र यानी आदर से लिखा गया पत्र, सम्मान पत्र भी कहते हैं। आयोजन यानी इंतजाम। आभूषण यानी कि गहना। नीलामी यानी बोली लगा लगा कर बेचना। भाषण यानी कि सभा के सामने बोलना। और त्याग यानी समर्पण। तो इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, हमने यहाँ पर दो प्रेरक प्रसंग पढ़े अनूठे इंसान इकाई में, और नेपोलियन बोनापार्ट एवं कौमुदी के जीवन से कुछ नया सीखने की ठानी है तो हम नया सीख सकते। इस विषय में, इस इकाई के संबंधित आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट में जरूर से बताइए। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि आपने मेरा चैनल स्टडी विद पंकज नाड़िया अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।